अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं 1 जून से लेके 6 जून तक कम्युनिटी ईटिंग डिसऑर्डर्स इनिशिएटिव जो है वो वर्ल्ड ईटिंग डिसऑर्डर्स वीक सेलिब्रेट कर रहा है, जिसमें एक हमारी वीक की सीरीज़ है जिसमें रोज़ हम एक एपिसोड रिलीज़ करते हैं, जिसमें हम आपको ईटिंग डिसऑर्डर्स के मुतालिक नई मालूमात फ़राहम करते हैं। आज की एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि क्या वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से ईटिंग डिसऑर्डर किसी भी शख्स के अंदर स्टार्ट हो सकता है, और अगर ईटिंग डिसऑर्डर स्टार्ट हो गया तो आप कैसे पहचान सकते हैं कि ईटिंग डिसऑर्डर स्टार्ट हो गया है उस पर्सन के अंदर। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कॉजेज़ पर, यानी वजूहात जिनकी वजह से ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है। अभी तक कोई फिक्स्ड वजूहात नहीं हैं कि इन्हीं की वजह से स्पेसिफिकली हो सकता है ईटिंग डिसऑर्डर, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि पता होने चाहिए हमें कि ऐसे लोगों में जिनमें ये रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट हैं उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स डेवलप होने के। जिनमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि किसी करीबी रिश्तेदार को ईटिंग डिसऑर्डर हो, जैसे किसी पर्सन के वालिदैन को कोई ईटिंग डिसऑर्डर हो या भाई बहनों में से ईटिंग डिसऑर्डर किसी को हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उस पर्सन को भी ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है। इसके अलावा कोई ऐसा शख्स जो कि किसी ज़हनी बीमारी का शिकार है, जैसे डिप्रेशन या एंग्जाइटी या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता हो, या उसके अगेन करीबी रिश्तेदार किसी ऐसी ज़हनी बीमारी का शिकार है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उस पर्सन में ईटिंग डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है, क्योंकि वो अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए, एंग्जाइटी को दूर करने के लिए या अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए कोई या कम खाना शुरू कर दे या बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर सकता है। इसके अलावा वो लोग जो ज़ियादतीस का शिकार हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ईटिंग डिसऑर्डर डेवलप होने के। स्पेशली वो लोग जिनको इंसुलिन लगती है उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो जो है ईटिंग डिसऑर्डर डेवलप कर लें। स्पेशली जब वो इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं लगाते तभी सबसे ज़्यादा इसका रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि ईटिंग डिसऑर्डर के रिस्क को बढ़ाते हैं। इनमें से एक फैक्टर ये है परफेक्शनिज्म। टीवी पे डिफरेंट एक्टर्स को देख के, डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ को देख के हर कोई चाहता है कि वो उसकी तरह बने, लेकिन कुछ लोगों में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि वो उनको आइडियलाइज़ करना शुरू कर देते हैं और उसकी वजह से वो खाना छोड़ देते हैं और बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं और ईटिंग डिसऑर्डर की तरफ वो चले जाते हैं। इसी तरह कुछ लोग अपनी अपीयरेंस से खुश नहीं होते, अपनी बॉडी इमेज से डिससेटिस्फैक्शन होती है। ये लोग भी जितने ज़्यादा ये नाखुश होंगे अपने आप से, अपनी अपीयरेंस से, उतने ज़्यादा चांसेस है कि उतनी जल्दी ही ये लोग ईटिंग डिसऑर्डर इनमें डेवलप हो सकता है। इसके अलावा देखा गया है कि जिनको कोई ना कोई एंग्जाइटी का मसला हो, जिनको डॉक्टर्स ने डायग्नोस किया हुआ हो कि एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, उनमें भी बहुत चांसेस हैं कि ईटिंग डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। इसके अलावा कुछ सोशल फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं इस ईटिंग डिसऑर्डर्स में, जिसमें नंबर 1 फैक्टर ये है कि उसको हम कहते हैं वेट स्टिग्मा। किसी को वज़न की बिना पे जो है लोग डिफरेंट बातें बनाते हैं, टीज़ करते हैं, बुली करते हैं लोगों को कि उनका वज़न ज़्यादा है या वज़न बहुत कम है। इसकी वजह से भी ईटिंग डिसऑर्डर्स उस इंडिविजुअल के अंदर डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जो कि बिल्कुल अकेले रहते हैं, उनके साथ फैमिली या फ्रेंड्स उनके इतना ज़्यादा सोशल नेटवर्क नहीं है, उनमें अगेन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अपनी सारी डाइट उनकी डिस्टर्ब हो जाए और वो उनके अंदर ईटिंग डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाएं। इसके अलावा यंग एडल्ट्स और टीनेजर्स में स्पेशली आजकल हमारा मसला सबसे बड़ा ये है कि जब से सोशल मीडिया और टीवी बहुत ज़्यादा हम देखना शुरू किया है, तो उधर सेलिब्रिटीज़ को देख के और सोशल मीडिया पे डिफरेंट ब्लॉगर्स को देख के हम अपने जो गोल्स हैं या एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई कर देते हैं जो हम खुद, हमारी बॉडी नहीं इतना कोप कर सकती, जिसकी वजह से हम या तो बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमने इतनी स्ट्रिक्ट डाइट की होती है, उसके बाद जब हम खाना शुरू करते हैं तो कंट्रोल नहीं कर पाते या बिल्कुल ही खाना बंद कर देते हैं और अपनी हेल्दी डाइट भी नहीं लेते, जिसकी वजह से अगेन किसी ना किसी ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। तो ये सारे वो रिस्क फैक्टर्स हैं जो किसी भी शख्स के अंदर अगर हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको ईटिंग डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। अब ऐसे लोग जिनके अंदर ये रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, तो क्या उनमें निशानियाँ या क्या सिम्टम्स उनमें आएंगे कि हम पहचान सके या वो खुद पहचान सके कि उनको किसी किस्म का ईटिंग डिसऑर्डर है। सबसे पहले जो सिम्टम
ऐसे लोगों में आता है वो यही आता है कि हर वक्त उनके माइंड में खाने का ख्याल होता है, हर वक्त वो कैलोरीज काउंट कर रहे होते हैं, हर वक्त वो देख रहे होते हैं कि इसमें कितने शुगर है, कितने फैट्स हैं, कितने प्रोटीन्स हैं, और हर वक्त वो डिफरेंट डाइट के मेथड्स को और डाइट वाले प्रोग्राम्स को फॉलो कर रहे होते हैं कि उनको किसी तरह पता चले कि कोई न्यू डाइट इंट्रोड्यूस हुई है तो वो भी वो वाली डाइटिंग करना शुरू करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे सिम्टम्स भी हो सकते हैं जिसमें कोई ऐसा पर्सन जो है वो कोई स्पेसिफिक खुराक ना खाए या कोई स्पेसिफिक फूड को वो बस छोड़ दे, जैसे बिल्कुल चीनी छोड़ दे या कोई और चीज़ छोड़ दे, मीठा खाना छोड़ दे या चावल खाना छोड़ दे, और फिर वो खाए ही ना वो पर्सन, क्योंकि उसके माइंड में ये होगा कि इसको खाने से मेरा वेट ज़्यादा हो जाएगा, मैं ज़्यादा मोटा हो जाऊँगा, या फिर वो बिल्कुल ही खाना बंद कर दे, जैसे किसी भी किस्म के कार्बोहाइड्रेट ना खाए, किसी किस्म की ऐसी सब्ज़ी ना खाए जिसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जैसे आलू, या चावल भी ना खाए, रोटी भी खाना छोड़ दे कि उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, हर किस्म के कार्बोहाइड्रेट वाले फूड खाना बिल्कुल बंद कर दे। तो ऐसे लोग भी जो कि बैलेंस डाइट नहीं ले रहे, ये निशानी है कि उनको ईटिंग डिसऑर्डर कोई ना कोई है। एक और सिम्टम ईटिंग डिसऑर्डर का ये भी हो सकता है कि वो सबके साथ मिलकर खाना नहीं खाते, वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं सबके साथ मिलकर खाना खाने में, वो अकेले पसंद करते हैं कि अकेले ही वो अपना खाना खाएं। इसके अलावा वो मेन अपना दोपहर का खाना या रात का खाना बिल्कुल छोड़ रहे हों, या बहुत थोड़ी अमाउंट में दोपहर का खाना या रात का खाना खा रहे हों। इसके अलावा वो अब अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर नहीं जाते, अपने फैमिली के साथ कहीं बाहर खाना खाने नहीं जाते, हर वक्त डाइट करने का कोई ना कोई नया तरीका ढूंढ रहे होते हैं, हर वक्त वो अपने शीशे में अपने आप को देख रहे होते हैं, अपना बार बार वेट चेक कर रहे होते हैं, उनको बार बार होता है कि अपना वेट चेक करें कि कितने किलो कम हो गया है या कितने किलो ज़्यादा हो गया है, और इसके अलावा हर वक्त अपने आप को देख रहे होते हैं कि उनका बॉडी शेप सही है या नहीं है। और ऐसे लोगों में एक्सट्रीम मूड स्विंग्स भी आ रहे होते हैं, कुछ टाइम वो खुश होते हैं लेकिन कुछ टाइम वो बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं, और कुछ टाइम वो अपनी गुस्सा शो कर रहे होते हैं। क्योंकि ऐसे लोग अपना खाना सही तरह नहीं खा रहे और प्रॉपर डाइट नहीं कर रहे, तो उनमें फिजिकल सिम्टम्स भी आना शुरू हो जाते हैं प्रॉपर खाना ना खाने की वजह से। इसमें सबसे पहला है वज़न। कुछ लोगों में वज़न बहुत ज़्यादा गिर रहा होता है और कुछ लोगों में वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ऐसे लोगों को हर वक्त कोई ना कोई जो है वो पेट का दर्द रहता है, या कॉन्स्टिपेशन रहती है, या एसिडिटी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा उनकी मेमोरी पुअर होना शुरू हो जाती है, वो अपने काम पे सही तरह ध्यान नहीं कर पा रहे होते हैं। अगर बच्चों के अंदर ईटिंग डिसऑर्डर है तो अपने स्कूल के अंदर वो प्रॉपर्ली अब पढ़ नहीं पा रहे होते, अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे होते। इसके अलावा उनके कुछ बीमारियां भी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें सबसे पहले बीमारी जो है अनीमिया स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब वो डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे तो आयरन भी उनके अंदर कमी हो रही है, उनके अंदर फॉलिक एसिड की कमी हो रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि किसी टाइप का अनीमिया उनके अंदर हो जाए। इसके अलावा थायराइड हार्मोन की भी उनमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे। तो इसके अलावा सोडियम और पोटेशियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनकी भी कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है ऐसे पेशेंट में। इसकी वजह से पेशेंट के हर वक्त सर में दर्द रहता है, हर वक्त उसको चक्कर आ रहे होते हैं, ठंड ज़्यादा लग रही होती है पेशेंट को, नींद पेशेंट की डिस्टर्ब हो रही होती है, नींद सही तरह नहीं आ रही होती, दांतों के प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं पेशेंट को, उनकी स्किन ड्राई हो जाती है, उनके बाल टूटना शुरू हो जाते हैं, नेल्स भी ख़राब हो जाते हैं। हर वक्त मसल में दर्द रहता है, बॉडी में हर वक्त दर्द रहता है, क्योंकि मसल वीकनेस हो रही होती है। इसके अलावा उनको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इन्फेक्शंस हर किस्म के उनको ज़्यादा हो रहे होंगे, क्योंकि उनकी जब डाइट प्रॉपर नहीं है तो प्रॉपर उनकी बॉडी में वो सेल भी नहीं बन रहे जो कि इन जर्म्स के साथ फाइट कर सकें। उम्मीद है आज की एपिसोड से आपको बहुत नई मालूमात मिली होगी कि ईटिंग डिसऑर्डर्स किन वजूहात की वजह से होता है और हम कैसे पहचान सकते हैं कि किसी को ईटिंग डिसऑर्डर है। अगर आपको लगता है कि आपको किसी किस्म का ईटिंग डिसऑर्डर है, तो हमारी वेबसाइट www.pkmentalhealth.com पर जाकर आप एक क्वेश्चन है, वहाँ पे उर्दू में अवेलेबल है, जिसको हमारा ईटिंग डिसऑर्डर का स्क्रीनिंग टूल है, उसको फिल कर सकते हैं। और अगर आप में जो भी ईटिंग डिसऑर्डर निकलेगा, हम आपके साथ आपका रिजल्ट शेयर करेंगे और आपको हेल्प भी प्रोवाइड करेंगे और प्रोफेशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे, ताकि उस ईटिंग डिसऑर्डर से आप जल्दी ठीक हो सकें और रिकवर कर सकें।
या आपके किसी करीबी जानने वाले या दोस्त को कोई ना कोई ईटिंग डिसऑर्डर आपको लगता है तो उनको भी उस वेबसाइट की तरफ रेफ़र करिएगा ताकि उनको भी सपोर्ट मिल सके। अब हम आपसे कल मिलेंगे एक नई एपिसोड के साथ इस वीक में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा एंड लेट्स फाइट दिस मेंटल हेल्थ स्टिग्मा टुगेदर। आप हमारे साथ अपनी स्टोरी भी शेयर कर सकते हैं जो कि सैटरडे को शाम 6 बजे हम एक लाइव इवेंट में डिस्कस करेंगे और जो आपको सपोर्ट चाहिए वो भी हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप लाइव इवेंट के दौरान भी वो स्टोरी शेयर कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे या हमारी ईमेल पे। अपना ख्याल रखिएगा और अपने आसपास रहने वाले लोगों का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।